हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर, और ब्रिज कोर्स के 13th लेक्चर में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक्स पढ़े थे और कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करा था हमने। इस क्लास में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बेसिक रूल्स की भी बात करी थी हमने इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो पहले कुछ एक दो छोटे सवाल से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल है, स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से ट्राई करो, ठीक है। अच्छा, अब आपको देख के लग रहा होगा बिल्कुल अजीब सा फॉर्मेट है। बिल्कुल भी अजीब सा फॉर्मेट नहीं है, ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है। 3x⁻² dx कांस्टेंट और x⁻n। कांस्टेंट क्या होगा? बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी ये सिंपली हो जाएगा 3x⁻² dx। x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। कोई दिक्कत? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x⁻² डिवाइडेड बाय -2+1 प्लस कांस्टेंट फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा लगाना है जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात हो रही है। आज इस पे चर्चा करें, ठीक है। अगला ट्राई करो। अगेन स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन लिख लेने दो, अभी मत पॉज कर दो। ट्राई करो। देखो, इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार इसलिए बोलना, ध्यान से सुनो। तो ये हो जाता है 8x⁻⁻1 dx। अब x⁻n वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जब ये फॉर्मूला था तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ था n शुड नॉट बी -1। यहाँ पे n -1 है, तो क्या इसको छोड़ देना? बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसका इंटीग्रेशन ln x होता था, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 8 ln x प्लस c, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो। अब हम लोग बात करेंगे c क्या है, कांस्टेंट फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। ध्यान से सुनना बिल्कुल। मान लो मेरा फंक्शन है y बराबर sin x, ठीक है, या सिंपली ठीक है y बराबर sin x है। तो हम बोलेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर dy/dx करने पे, यानी sin x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा cos x। गुड, वेरी गुड, ठीक है। अगर हम आपको बोलें कि sin x का डिफ्रेंशिएशन मत करो, आप डिफ्रेंशिएट कर दो sin x -2 को, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा cos x। बिल्कुल, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है कि नहीं है? ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ सर, ये भी सही बात। यानी sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, sin x -2 का डिफ्रेंशिएशन cos x। अगर हम बोलें sin x प्लस √2 का डिफ्रेंशिएशन, सर अगेन कांस्टेंट है, क्या फर्क पड़ता है, ये भी cos x आएगा। अच्छा ठीक, ये भी सही बात। अब अगर हम आपसे बोलें
कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस एनी कांस्टेंट वेयर कांस्टेंट इज एनी रियल नंबर, तो आप लिख सकते हो ये हमेशा cos x ही आएगा। आई होप अगर थोड़ा सा समझदारी से आप सुन रहे हो तो चीजें अब क्लियर होने लगी होंगी, है ना, है ना, बिल्कुल। अब उल्टा सोचो, आप सोचते हो कि सर ऐसा क्यों लिखते हैं हम। अगर आपके सामने ऐसे लिख के रखते हैं इंटीग्रेशन cos x dx, तो हम लिखते हैं sin x प्लस सी। सर ऐसा क्यों लिखते हैं हम? सिर्फ sin x लिख के क्यों नहीं छोड़ देते हैं? ऐसा क्यों लिखते हैं बजाय इसके सिंपली sin x क्यों नहीं लिखते? ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जिसको डिफरेंशिएट किए अगर उसी को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो वापस वही चीज मिलना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। मतलब अगर हम सिंपली आपके सामने लिखते हैं, ध्यान से सुनना, अगर सिंपली हम लिखते हैं cos x dx, तो आपको कैसे पता चला कि ये cos x ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला? ये बात समझ में आ रहा है कि ये वाला? अगर आप cos x का इंटीग्रेशन सिंपली sin x लिखते हो, मतलब आप 100% कॉन्फिडेंस हो कि sin x को डिफरेंशिएट करके जो cos x लाए थे ये वही वाला। हो सकता है sin x के साथ कोई कांस्टेंट रहा हो। अरे यहां भी कांस्टेंट है, असल में यहां भी एक कांस्टेंट है, तो क्यों ना हम अपनी सेफ्टी के लिए कांस्टेंट लिख दें। अब आप बोलोगे कि सर हाँ लिख तो दिए, आपको कैसे पता चला कि ये कांस्टेंट -2 है कि +√2 है कि 0 है कि 1 है कि 8 है? ये भी तो सवाल आ सकता है कि ठीक है सर आपके कहने पे लिख दी, लेकिन अब ये वाला सी कहां से आएगा? हमको क्या पता, ये तो फालतू में आपने लिख दिया। नहीं, इस सी को निकालने के लिए आपको कुछ कंडीशन दिए हुए होते हैं, लिमिटिंग कंडीशन आपको प्रोवाइडेड होता सवाल में। अभी परेशान नहीं होना, बस ये समझो कि टू कैलकुलेट सी you will be given some limiting या बाउंड्री कंडीशन भी इसको बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन। आपको कुछ वैल्यू दिया होगा, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया होगा कि आप इस सी को कैलकुलेट कर पाओ खूब अच्छे से। बात समझ में आ रही है? तो लिखो यहां तक। आई होप अब आपको पता चल रहा होगा कि हम ये बार बार सी क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन, जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, पूरा का पूरा नोट डाउन। अब आपके एक होमवर्क का सवाल था, थोड़ा सा उस पर वापस आते हैं। ठीक है, आपके जो होमवर्क का सवाल था थोड़ा सा उस पर वापस आते हैं। मैंने आपको सवाल दिया था कि बताओ इंटीग्रेशन dx क्या होगा या dy क्या होगा या dt क्या होगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा, बाकी का आप बाद में सीख जाना, अभी परेशान नहीं होना। अगर आपको याद होगा तो हम आपको कल सिखाए थे कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx जो होता है वो होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। ठीक है,
ये अगर आपको याद है तो इसका इंटीग्रेशन आपको आता है। कैसे? तो इंटीग्रेशन dx कैन इजिली बी रिटन एज इंटीग्रेशन 1 dx। अरे ये क्या भाई, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है ना 1। हाँ सर, अच्छी बात, ठीक है। तो सर एक को कैसे इंटीग्रेट करें? ये तो फिर एक बाहर आ जाएगा, dx हो जाएगा। नहीं नहीं, दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर 0 dx। अरे हाँ सर, ये तो नहीं सोचा था हम, है ना, ठीक है। x टू द पावर n, और n कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -1, n कैन बी 0। x to the power 0 plus 1 divided by 0 plus 1 plus c, and it comes out to be x plus c। है कि नहीं? बात समझ में आई? जल्दी से नोट डाउन करो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएं। मान लो आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन sin x dx, या सिंपल सा रखते हैं भाई, प्लस माइनस आपको परेशान ना करे, जब तक आपके फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं हो जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होगा? ln x। अगर 1/x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी ln x प्लस। अच्छी बात। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन 1/t dt, तो आप ऐसे सोचो ना कि भाई वेरिएबल का नाम हम x से बदल के t रख दिए तो क्या फर्क पड़ गया? आपका नाम चुन्नू है, कल मैंने आपको मुन्नू के नाम से बुलाया, किसी दिन टुन्नू के नाम से बुलाया, आपकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी क्या? नहीं, आप जो थे वही रहोगे। दैट मीन्स इट शुड बी ln x। अब लप्पर मार रहे, सब जगह x चेंज हो गया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? ln t प्लस c। अगर ऐसे लिख दे तो 1/u du, सर ln u प्लस c। अब आप समझदार होते जा रहे हो, है ना। यानी हम लिख दें अगर इंटीग्रेशन 1/p dp, तो ln p प्लस c। ये क्यों सिखा रहे हो सर? अभी समझ में आया, अभी बिल्कुल आसानी से आपके समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम आपको एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन बताना चाहते हैं जो कई बार यूज होता है, फिर हम आपको एक फॉर्मूले की तरह भी बता देंगे, ताकि जो नीट वाले स्टूडेंट हो, जो थोड़ा सा गणित से भागते हो, वो भी परेशान नहीं, एज फॉर्मूला भी बता दें, ठीक है। मान लो हम लिख दिए ऐसे, ध्यान से सुनो, cos 3x प्लस 2 dx, ठीक है। ट्राई करो इसको खुद से, स्क्रीन पॉज करके ट्राई। देखो कैसे सोचते हैं। अगर सर ऐसा होता कुछ, इंटीग्रेशन cos x dx, तब तो हम लिख देते sin x प्लस c। या फिर ऐसा होता इंटीग्रेशन cos t dt, तब भी हम लिख देते sin t प्लस c, ठीक है। बट ये तो कुछ अलग ही पंगा। अगर ऐसा भी होता तो चलेगा सर, cos डब्बा d डब्बा होता तो क्या लिख देते? sin डब्बा प्लस c। हाँ सर, बट ये तो अलग ही लफड़ा है। यहां पे ये तो डब्बा है, पर ये dx। यहां पे चेन रूल मत लगाना, ऐसा कुछ नहीं होता, कॉम्प्लिकेशन उल्टा हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। जब भी यहां पे लीनियर एक्सप्रेशन हो, ध्यान से सुनना, हम अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं?
लीनियर एक्सप्रेशन यानी फंक्शन के अंदर कैसा चीज दिखे आपको, ax प्लस बी। फंक्शन के अंदर x की जगह पे दिखे ax प्लस बी, यानी जैसे e टू द पावर x dx क्या आएगा, e टू द पावर x प्लस सी। लेकिन अगर e टू द पावर x नहीं दिखे, x की जगह पे कुछ ऐसा दिखे, e टू द पावर 3 माइनस 2x dx, ठीक है। मतलब ध्यान से सुनना, f ऑफ x इज रिप्लेस्ड बाय f ऑफ ax प्लस बी। मतलब जहां जहां पहले x दिख रहा था ना, वहां ax प्लस बी दिख रहा है, लेकिन यहां d ax प्लस बी नहीं दिख रहा है, यहां पे सिंपली dx दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए, इन सब टाइप के सवालों के लिए एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी चीज को बदल देना, किसी चीज को बदल देना। तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह में, बाकी आप लोग 12th में खूब पढ़ोगे, 12th में जब स्टार्टिंग कर रहे हो ना इंटीग्रेशन, तो शायद पहले या दूसरे क्लास में इससे टफ सवाल आप कर रहे हो, है ना। बट एक बेसिक अभी आपको बता रहे हैं ताकि हम फिजिक्स में अगर यूज करें तो आप परेशान नहीं, ठीक है। तो इस तरह में जब भी कोई लीनियर एक्सप्रेशन दिखे आपको फंक्शन के अंदर, और यहां वो एक्सप्रेशन नहीं होगा, सिंपली एक्स है, तो क्या करना चाहिए, इस क्वांटिटी को रिप्लेस कर देना चाहिए टी से। किससे रिप्लेस कर देना चाहिए, टी से। या इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो है 3x प्लस 2, इसको कर दो टी। अभी रुक जाओ, अभी परेशान नहीं होना, उधर वाले को हम मिटाएंगे, ठीक है। थ्रू आउट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो या टी के रिस्पेक्ट में, वो आपकी मर्जी। हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा dt बाई dx। अरे यही होगा ना, हाँ सर। एक सब्स्टिट्यूशन ये है, सिर्फ ये काम नहीं करेगा, अभी इसको रहने दो। और साथ में अगर पूरे को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, 3 बराबर dt बाई dx, ठीक है। यहां से मेरे पास आ जाएगा dx बराबर dt बाई 3। ध्यान से सुनना, परेशान नहीं होना, अभी पहले लिखो। तो हम क्या लिख सकते हैं, dx बराबर dt बटा 3। हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब आते हैं अपने इनिशियल एक्सप्रेशन में, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर इसको t पुट करो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन cos t। अब t का फंक्शन है तो साथ में क्या चाहिए, dt का, नहीं कि dx। क्या चाहिए, dt की dx, dt की dx, तो सर dt चाहिए। अच्छा, हम हटा किसको रहे हैं, dx को। अरे इसके जगह पे तो t रख दिए, dx के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, dt बटा 3, dt बाय 3 तो कांस्टेंट है, 1/3 बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा सिंपली 1/3 इंटीग्रेशन cos t dt। तो ये हो जाएगा 1/3 sin t प्लस c। अब t का वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि t आप अपनी मर्जी से लाए हो, वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, आपने लाया है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो इट वुड कम आउट टू बी साइन 3x प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। यहां तक अच्छे से नोट डाउन करो। और अगला सवाल हम यहीं पे लिख देते हैं। मान लो आपके पास कुछ ऐसा दिखा तो इसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश करो, हम तुरंत बताएं, ठीक है। परेशान नहीं होना, पहले खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है। चलो, ये सवाल था। घबराना नहीं है कि सर बहुत टाइम लग रहा, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। अभी नया है इसलिए आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। बाकी एक फार्मूला बताएंगे तो आंसर तो चुटकी में आ जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं, ठीक है। ध्यान से सोचना, इसको सोचते कैसे है कि नीचे फंक्शन है कुछ इस फॉर्मेट का हमको दिख रहा है, ध्यान से देखना।
अगर ऐसा होता, अगर मेरा फंक्शन ये होता, मान लो मेरा फंक्शन होता है ऐसा 1/x, तो ये ऐसा दिखता। अच्छा, अगर हम इस फंक्शन की जगह पे x की जगह पे पुट कर दें 8 - 2x, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 - 2x। अरे हाँ सर, ये तो f ऑफ ax प्लस बी वाला काम है ना, f ऑफ ax प्लस बी। यहाँ पे आपका ax प्लस बी का वैल्यू क्या है, तो ये है 8 - 2x। हाँ सर, अच्छी बात। और इसका इंटीग्रेशन तो आता है हमको, सिंपली क्या आता है, तो ln x प्लस सी, मतलब कहीं ना कहीं तो इसी फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, ये समझाने का तरीका ये वाला। और जब भी लीनियर हो, f ऑफ x की जगह पर f ऑफ ax प्लस बी हो, तो पूरा ax प्लस बी को t p u कुछ पुट कर दो। तो यहां पे पुट कर दो 8 - 2x बराबर t। फिर क्या करते हैं, x या t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये 0 हो जाएगा, -2 बराबर dt बाय dx। एक तो ये हो गया, यहां से dx क्या आएगा, dx भी हटाना है ना, तो dx बराबर आ जाएगा dt बटा -2। उसमें सब्स्टिट्यूट करो, इसीलिए इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, -1/2 बाहर ले लो, ये आपको दिखेगा dt बटा t। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1/2 ln t प्लस सी। ठीक है, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू बताओ। तो सर t का वैल्यू है 8 - 2x, तो ये आ जाएगा -1/2 ln 8 - 2x। ठीक है, अब जल्दी से एक बार आप ट्राई करो, लास्ट सवाल खुद से ट्राई करना, फिर आगे चलेंगे। मान लो ऐसे लिखा हुआ है sec स्क्वायर 2 - 9x dx। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चलो, अगर ये कुछ ऐसा दिखता, ध्यान से सुनना, sec स्क्वायर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता 10x प्लस सी। लेकिन यहाँ पे x ना हो के x के जगह पे सिंपली क्या है, दिस इज बेसिकली fx इज रिप्लेस्ड बाय f ऑफ 2 - 9x विच इज अ लीनियर फंक्शन, है ना, ये लीनियर है, लीनियर होना चाहिए। तो सिंपली इसको क्या पुट कर दोगे, 2 - 9x बराबर t, तो यहाँ से आ जाएगा -9 बराबर dt बाय dx। तो यहाँ से आ जाएगा dx बराबर -1/9 dt। इसको उठा के इसमें पुट करो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt, और -1/9 यहाँ बाहर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/9 10t प्लस सी। टी का वैल्यू उठा के रखो, कहानी खत्म। तो ये हो जाएगा -1/9 10 2 - 9x प्लस सी। यहाँ तक जल्दी से नोट करो, इसको समराइज करके एक सिंगल फॉर्मूला आपको बताते हैं। ठीक है, चलो अब इसको एज फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हो, सिंपली ध्यान से सुनना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, परेशान तो हम होने ही नहीं देंगे आपको, है ना। परेशान हो कमेंट सेक्शन में तुरंत दो, सर परेशान कर दिया आपने तो, है ना, तो उसको हम लोग देख लेंगे। इसको एज फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, मान लो
आपको पता है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स जिसका इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। क्या इसका मतलब है वो भी समझाएंगे, अभी परेशान नहीं। लेकिन आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं पूछा, आपसे इंटीग्रेशन पूछ लिया एफ ऑफ, ये स्मॉल एफ है, ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कैसा है, लीनियर। ये नहीं कि अंदर कुछ भी है चेप दिए फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला चेप कहीं पे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस बी, एफ ऑफ एक्स की जगह पे दैट इज एक्स इज रिप्लेस्ड बाय सम लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। अगर एफ एक्स था तो कैपिटल एफ एक्स आया, ए एक्स प्लस बी है तो कैपिटल ए एक्स प्लस बी आएगा। अच्छा सर बस इतना ही करना था? नहीं, थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज ये आएगा कि ये जो x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट क्या है, a, क्या है a, उससे डिवाइड करने का, ठीक है। प्लस सी तो आपका है, मान लो कुछ और आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी डैश, ठीक है। अब सिंपली इसको ऐसा समझाते हैं, मान लो अभी जो सवाल किए उसी पे अप्लाई कर। मान लो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2 माइनस 9x dx, ठीक है। अब ऐसे सोचो, अगर यहां पे x होता तो उसका इंटीग्रेशन आता है ना। अगर यहां पे सेक स्क्वायर x dx होता तो क्या होता, 10 स्क्वायर x प्लस सी, सॉरी 10x प्लस सी। तो यहां पे क्या कोई परेशानी नहीं है, भी लीनियर है ना। तो सिंपली लिख दो 10 2 माइनस 9x ओवरऑल डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट वही है -1/9, कॉमन ले लेना अभी पीछे का, प्लस सी, ठीक है। जल्दी से खुद से ट्राई करो। स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखना। चलो, सिंपली dx बाय एक्स होता तो ln x होता, dx बाय ए एक्स प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, ln ए एक्स प्लस बी। तो सर ए एक्स प्लस बी, अब ऐसा थोड़ी है, a माइनस भी हो सकता है ना, प्लस भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x -2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब एक दो जो हम आपको सवाल बताएंगे, ध्यान से सुनना, वो थोड़ा सा जनरल टाइप का है, ठीक है। और उस तरह के बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन आपको सिखाए जाएंगे, बट वो फिजिक्स में थोड़ा यूज हो जाता है कभी कभी, इसीलिए हम उसको एज ए इलस्ट्रेशन बता रहे हैं। उसमें आपको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का आइडिया भी आएगा, और कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे डरते नहीं हैं आप, वो भी सीखोगे, है ना। तो यहाँ तक जल्दी से नोट करो, उसको बिल्कुल अलग से ट्राई करेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है, पक्का। चलो, मानो आपके सामने ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। एक टेम्पटेशन आता है दिल में कि ln एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट से कर दे, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके लिए यहाँ लीनियर होना पड़ेगा, जो कि यहाँ लीनियर नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी लीनियर नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये मेरे किसी भी जो प्री फॉर्मूलाज हैं जो हमको याद हैं उस पर तो आ नहीं रहा, और इंटीग्रेशन में अपने तरफ से कोई फॉर्मूला या रिजल्ट नहीं बनाने का, जो फॉर्मूला है उन्हीं को वापस यूज करने का। तो हमको कुछ ऐसा तो याद नहीं आ रहा है कि किसका डिफरेंशिएशन ये बताया गया था। ऐसा तो कुछ याद है क्या कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये था? हमको तो नहीं याद। मतलब अब उल्टा सोचना परेशान कर रहा, मतलब इसको कुछ ना कुछ जाने पहचाने फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ठीक है। कैसे करेंगे? लीनियर वाला भी है नहीं कि ln लगा दें। तो बहुत सोचने विचारने के बाद मेरे दिमाग में थोड़ा सा आइडिया है,
आइडिया मेरा क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। हम बोले कि अगर ध्यान से देखना, यहां पे आपको थोड़ा थोड़ा सोचना होगा खुद से। अगर इस तरह का फंक्शन आए तो जनरली हम x को a tan थीटा या a cot थीटा से रिप्लेस करते हैं। a क्या है, तो यहां पे जो a, ऐसा क्यों करते हैं अभी आपको दिखेगा फायदा। हम tan थीटा लेके बना रहे हैं, और जब भी माइनस वाला होता है ना तो उसमें a cos थीटा या a sin थीटा यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं वो भी समझ में आएगा, परेशान नहीं हो। a tan थीटा जैसे ये बताएंगे ना तो आपको उसका फील आने लगा, अच्छा ये रीजन है ना। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो नीचे वाला जो पार्ट है यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। हाँ सर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाँ सर, बिल्कुल सही बात, बन जाए। तो इसको ये भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। गुड। इसका क्या फायदा हुआ अभी दिखेगा, देखो ये जो प्लस है ना नीचे, ये कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हम इसको इंटीग्रेट कर पाए, लेकिन आपको एक रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा कि कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये फंक्शन आपको इंटीग्रेट कर ही लो, अभी वो अभी आपका काम नहीं है। अभी हम आइडियाज ले रहे हैं, है ना। अभी हम आपको पूरा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक, अच्छा इसका क्या फायदा हुआ सर, और देखते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप ए टेन थीटा पुट किए, सॉरी हाँ क्या सब्स्टिट्यूशन था, ये मेरा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा कभी कभी आपका दिमाग इधर उधर घूमने जाता है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, आपके साथ भी होती है, तो हम बता देते हैं। अगर पढ़ाई के वक्त दिमाग इधर उधर जाने लगे तो 1-2 मिनट वॉक कर लो, फिर से आके बैठ जाओ, ठीक है, खुद को वहाँ कंसंट्रेट करो। ए टेन थीटा ये मेरा सब्स्टिट्यूशन है। ऐसा करते हैं ना, इसको डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा। हाँ सर होगा बिल्कुल, यानी डी एक्स क्या लिख सकते हैं, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा सर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, हो जाएगा। अरे पूरे x को हटाना होगा ना, हर जगह से x को हटाना होगा ना। अब सब्स्टिट्यूट करके देखें, देखो कितना आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx बाय क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन dx को क्या रिप्लेस करोगे, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, नीचे वाला पार्ट सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा मर गया, ठीक है, ए से ए मर गया, तो ये 1/a इंटीग्रेशन डी थीटा, ठीक है, dp का इंटीग्रेशन p, dt का इंटीग्रेशन t, dx का इंटीग्रेशन x, तो d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो ये हो गया 1/a थीटा प्लस। अब आप बोलोगे सर थीटा कैसे निकालें, थीटा कैसे निकालें, तो यहां पे हम आपको बिल्कुल एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं। ध्यान से मत सोचना कि हम आपको इनवर्स फंक्शन पढ़ा दे रहे हैं,
हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, बस एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बहुत कंडीशनल चीज है, उसमें बहुत सारे कंडीशंस आपको ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं इस थीटा को समझने के। तो लिखो अगला टॉपिक, यहीं पे हम बोले ना जहां जरूरत होगी वहां पे पढ़ा देंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF क्लास 12th में पढ़ोगे, मैथ्स वाले, बायोलॉजी वालों को जितनी जरूरत होगी यहां बता देना, ठीक है। आपको याद होना चाहिए साइन थीटा का कुछ वैल्यू आता है, और ये वैल्यू एक नंबर होता है। क्या होता है? एक नंबर होता है, ठीक है। जैसे साइन π/2 कितना होता है? 1। याद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉग में जाते थे और बोलते थे ये इनवर्स फंक्शन है, कुछ वैसा ही तरीका ये भी है। ध्यान से सुनना, इसको इनवर्स के फॉर्मेट में ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं साइन इनवर्स। ये फंक्शन है, साइन पे पावर -1 नहीं है। साइन इनवर्स अगर 1 लिखा हो, ध्यान से सुनना, तो आंसर क्या आएगा? याद है लॉग में उल्टा सोचते थे, यहां भी उल्टा सोचना है। यहां सोचना है साइन इनवर्स 1 लिखा हुआ है ना, तो आपको ऐसा सोचना है कि किस एंगल का साइन लेने पे 1 आया था। अगर साइन इनवर्स सम नंबर है तो आपको यह सोचना है कि किस एंगल का साइन लिए थे तो 1 आया था। तो आपने सोचा कि सर π/2 का लिए होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा π/2। अच्छा, ठीक है। और सारा आंसर आ सकता है ना। जनरल सॉल्यूशन बहुत लंबा होता है, बट अगर 0 से 180 के बीच में अगर आपसे पूछे किसका सॉल्यूशन 0 से 180 के बीच में बताओ। अच्छा, जब भी यहां इनवर्स फंक्शन होगा तो यहां आंसर क्या आएगा? ये एंगल आएगा रेडियंस में, है ना। जैसे अगर हम आपसे बोले कि साइन इनवर्स 1/√2, मेरा आंसर आपको बताना है 0 से 90 के बीच का, ठीक है, 0 से π/2 के बीच का। तुरंत सोचो किसका साइन 1/√2 होता है, तो π/4 का साइन, तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। यानी ऐसे लिखा हो साइन थीटा बराबर सम नंबर या सम रेशियो p, मान लो ऐसे लिखा हो, ठीक है। तो इसको इनवर्स के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो? तो इसको इनवर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं साइन इनवर्स p बराबर थीटा। ठीक है, पक्का? अच्छा, साइन के अंदर जो भी आएगा ये हमेशा -1 से 1 के बीच ही होगा भाई, है ना, क्योंकि साइन का वैल्यू कभी -1 से 1 और 1 से बाहर नहीं जाता, तो उल्टा सोचने में वो -1 से 1 के बीच का ही नंबर आएगा, ठीक है। इसी तरह कहीं पे लिखा हुआ है tan थीटा बराबर p, तो क्या लिखोगे? थीटा बराबर tan इनवर्स p। ये तरीका लिखने, अभी आपके लिए यही सोचना है। अब यहां थीटा कैसे निकलेगा भाई? बहुत आसान है, देखो ये क्या है, x बराबर a tan थीटा, तो tan थीटा बराबर x/a, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x/a। ये आपका आंसर हो गया, इसको उठा के वहां पुट कर दो, क्योंकि थीटा आपने माना था ना, तो ये आ जाएगा 1/a पहले से, और ये आ जाएगा tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a। ये भी पूरा का पूरा एक फंक्शन होता है, इसलिए इसको अंदर ही रखो c, ठीक है। यहां तक जल्दी से नोट डाउन करो और लगे हाथ ये सवाल ट्राई करो। मान लो इस पे पावर दे देते हैं
3/2। ठीक है, और टफ कर देते हैं। ठीक है, ट्राई करो, ये स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो। देखो कैसे करेंगे। तो ये है मेरे पास इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2। लीनियर होता तो आसान हो जाता, बट ये लीनियर नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं। अभी तुरंत बताए थे कि इस तरह का हो तो कुछ वो दिमाग में आना चाहिए एक बार, तो यूज करके देखते हैं। x बराबर a tan थीटा, अभी तुरंत आपको फायदा दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, dx बराबर a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो निकाल चुके हैं इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2, इसका वैल्यू निकाल चुके थे, कितना था, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2, तो ये आ जाएगा आपका ए सेक थीटा पे पावर 3। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स तो आते हैं कि वो भी नहीं आता। ठीक है, अब पुट करके देखो क्या आ रहा। तो ये आपका बन जाएगा dx हो जाएगा आपका a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आ जाएगा a क्यू सेक क्यू थीटा। ठीक है, तो a से ये बचेगा स्क्वायर, q से क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो सिर्फ क्या बचेगा सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, थोड़ा सा आसान करते हैं इसको। 1/a² को बाहर ले लो, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 1/सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। डी थीटा, तो ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है। 1/a² साइन थीटा प्लस सी। अच्छा, साइन थीटा चाहिए, अरे है ना, थीटा तो अपनी मर्जी से माने, मतलब साइन थीटा आपको निकालना पड़ेगा। हाँ सर, क्या करें, बिल्कुल आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे इन्वर्स अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारा कंडीशन ध्यान में रखना होता है, बट यहाँ पे आप सिंपली ऐसे यूज कर लेना। जनरली पॉजिटिव वैल्यूज में ही इंटरेस्टेड होते हैं हम। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे देख सकते हो कि आपने क्या रखा था, x बराबर a tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, x बाय एक ट्रायंगल बना लो सिंपल सा। जब भी ऐसा कुछ हो तो ट्रायंगल बना लो। ये थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बेस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से आप खुद बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा x बटा √x² प्लस ए स्क्वायर आएगा। इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/a² इंटू x अपॉन √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हो जाए तो जल्दी से ये ट्राई कर लो। 1/3x-2 पे पावर 3/2 dx। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके जल्दी से ये खुद से ट्राई करो। देखो, अगर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन के चक्कर में पड़ रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, है ना। ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, dx बाय लीनियर पे पावर n। लीनियर मतलब अगर सिंपली ऐसा सोचो, अगर ये ऐसा होता, यहाँ सिर्फ x होता, तो इसको आप क्या लिख सकते थे, x पे पावर -3/2 dx, अरे लिख सकते थे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x पे पावर -3/2 डिवाइड प्लस 1
बाय -3/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। हाँ सर ऐसा होता, बट यहाँ पे x के जगह पे ax प्लस b है। अरे है ना, x के जगह पे क्या है, x के जगह पे क्या है ax प्लस b, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा ax प्लस b, यानी इसका इंटीग्रेशन जो होगा 3x माइनस 2 पे पावर -3/2 dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x माइनस 2 पे पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3/2 प्लस 1। लेकिन x के कॉफिशिएंट से भी डिवाइड करना होता है, तो इसको बाहर रख लेते हैं ना, परेशानी नहीं हो, बाद में आप सॉल्व कर लेना। दिस इज योर सॉल्यूशन, खत्म है ना। तो हमेशा सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी सी समझदारी भी दिखाने की ज़रूरत होती है। घर पे ये ट्राई करना आप। अब आप सर फोड़ना या समझदारी दिखाना आपकी मर्जी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा छोटा छोटा चीज़ और है, उसको बताने की कोशिश करते हैं। चलो अब हम लोग थोड़ा सा डिफिनिट इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये सब हम लोग अगले क्लास में करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में आपका ये लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनो। जैसे अभी तक आपने देखा ही है, मान लो ऐसा फंक्शन होता था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट लगाना पड़ता था, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, कांस्टेंट फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। हाँ सर, यहां पे कोई वैल्यूज नहीं लगे होते थे। अब मान लो इस सी को देने का एक और तरीका, ऐसे समझो, हम बोले थे ना कि सी के लिए कुछ इंफॉर्मेशन होगा, या तो वो इंफॉर्मेशन वर्ड्स में होंगे या आपको एक लिमिट दिया हो। लिमिट कैसे देता है, ध्यान से सुनना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो वाला लिमिट नहीं, ठीक है असल में उसी से रिलेटेड। ध्यान से सुनो, अगर ऐसे लिखा हो और यहां पे लिख दे ए और यहां लिख दे बी, पहले ध्यान से सुनो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्या है, डेफिनिट, वो था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व। कैसे होता है, क्यों होता है, उस पर भी बात करें, ठीक है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो पहले ये सोचो कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था। सिंपली अभी आपके लिए ऐसे सोचना है कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता, तो इसका इंटीग्रेशन आता एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। बट यहां पे सी नहीं लगाने का, यहां पे ऐसे दिखाओ, सी के बदले में हम लोग यहां पे लिमिट पुट करें, ठीक है। नीचे होगा लोअर लिमिट और ऊपर होगा अपर लिमिट। क्या सर ऐसा करके छोड़ देंगे, नहीं, इसका वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे सर इसका वैल्यू, बहुत आसान है, इस फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करना x की जगह पे, तो क्या होगा, एफ ऑफ x की जगह पे क्या पुट करोगे, अपर लिमिट, ठीक है, माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, खत्म। इसका क्या मतलब है, यानी यहां पे हमको पुट करना होगा इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, एंड यू आर डन, यू आर डन। जैसे एक एग्जाम्पल,
इंटीग्रेशन cos x dx फ्रॉम 0 टू π/2। जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो सिंपली। देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, sin x। बस अब c नहीं लिखने का, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे π/2। पहले π/2 पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो आएगा sin π/2 माइनस तब लोअर लिमिट sin 0, sin π/2 1 माइनस 0, आंसर आ गया 1। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ ऐसा इंटीग्रेशन e⁻³ माइनस 2x फ्रॉम 0 टू 2 dx। स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो सर पहले तो इंटीग्रेशन को कर लें e⁻³ माइनस 2x। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x, तो e⁻ax प्लस b का इंटीग्रेशन होगा e⁻ax प्लस b डिवाइडेड बाय a का कॉफिशिएंट यानी -2। ठीक है, लिमिट लगा लो, कांस्टेंट को बाहर रख सकते हो। ठीक है, लिमिट लगा लो 0 टू 2। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, -1/2 बाहर ले लेते हैं। जब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो e⁻³ माइनस 4 यानी e⁻−1 पहले पूरे फंक्शन में पुट करना, फिर लोअर लिमिट पुट करो और माइनस कर देना। जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो e⁻3, तो माइनस e⁻3। दिस इज योर आंसर। पेस में ढेर सारा सवाल है, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको फैलाइए ताकि उनको भी फायदा। थैंक यू।